हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लाए हैं क्लास 9 फिजिक्स के मोशन चैप्टर का 10th वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। देखो, ये तीन हमारे पास इक्वेशंस हैं, इनको हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं बाय सिंपल मेथड, और आज हम इन्हीं इक्वेशंस को प्रूव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। तो लास्ट वीडियो में कुछ दो वीडियोस में आपको ग्राफ के बारे में अच्छे समझा चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख के आइए और वो ग्राफ को समझ के आइए, जिससे आज की वीडियो आपको ज्यादा क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। अब कौन सा ग्राफ बनाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बात मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं कि न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन कहां पर वैलिड होती है, सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हम मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। कोई एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है, t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कुछ v हो जाती है। ठीक है, ऐसी तो बनाएंगे ग्राफ, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स में लिख लेते हैं। ये हमारा O है, ये A पॉइंट है, एक यहाँ पर भी पॉइंट बना लेते हैं। ये हमारा B पॉइंट है, C पॉइंट, ये D पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा D पॉइंट है, और ये हमारा E पॉइंट है। ठीक है, दिख रहा ग्राफ अच्छे से। अब हमें इसकी हेल्प से हमें प्रूव करना है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, हमें डेरिवेट करने हैं सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन। सबसे पहले लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? तो अगर आपने ग्राफ पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आप बहुत कुछ गेस कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो मेन स्लोप मिल रही है वो हमें क्या मिल रही है, EC। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि जो EC है वो हमारा क्या है, वो हमारा स्लोप है। ठीक है, EC हमें यहाँ पर मेन स्लोप मिल रही है। अब हमें EC की हेल्प से, ठीक है, EC की हेल्प से ही हमें सारे इक्वेशंस प्रूव करने हैं। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पर हमने T माना हुआ है कि कोई बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी U, आफ्टर T टाइम इट विल बिकम, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v। और यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर कोई भी कर्व आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है इंक्लाइंड वे में, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर मैंने आपको दो टाइप के बताए थे, एक ये और एक ये। ठीक है, ये वाला कब था, जब उसकी u 0 होती है, और ये क्या था, जब u नॉट इक्वल टू 0। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। अगर मुझे O से E तक की डिस्टेंस बतानी हो तो क्या मैं यहाँ पर U बता सकता हूँ, U। ठीक, अगर मुझे ये बताना हो आपको तो क्या मैं यहाँ पे V लिख सकता हूँ। ठीक है, बोलो सही बात है, ये आपका U है और ये आपका V है पूरा। इसी तरीके से यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, EC जो है हमारा स्लोप है, वो बात हमें पता चल चुकी है। इसी तरीके से ये भी U हो जाएगा और ये आपका V हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो OE है वो BA के इक्वल है, और इसी तरीके से DO जो है वो आपका CA के इक्वल है। लेकिन मुझे ये वाले डिस्टेंस चाहिए, CB चाहिए। CB कैसे निकालोगे आप? तो CB के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले डिस्टेंस से इस वाले डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। क्या बोला, CA से BA को माइनस कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा आपका V माइनस U। बोलो ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपका V माइनस U। बोलो समझ में आ रहा है ग्राफ? अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे प्रूव करेंगे। देखो, अगर मैं स्लोप की बात करूं, आपको पता है हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला में पहले ही पता होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो यहां हमें एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट है, तो एक्सेलरेशन हमें क्या देगा, स्लोप देगा। तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ, एक मिनट, हम यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर एक्सेलरेशन लिख लेंगे। अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पर आ जाएगा स्लोप ऑफ EC। ठीक है, बोलो सही बात है।
अब हम स्लोप ऑफ EC कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, यहाँ पर a लिख लेते हैं। तो a इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1, देखो अब y2 मेरा कितना है v और y1 कितना है u, तो v माइनस u अपॉन, ठीक है, समझ में आया ना, मैंने बोला था आपको कि अगर कोई ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है, तो हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हम देखते हैं, ये हमारा y2 हो जाता है, ये हमारा y1 हो जाता है। इसी तरीके से उसको x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये x2 और ये x1, ये मैं आपको बता चुका हूँ ग्राफ में बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर, ये हमारा y2 है v और ये हमारा y1 है u, ठीक है, तो v माइनस यू, x2 माइनस x1। अब यहाँ पे x2 कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ये हमारा x2 है, ये हमारा t है, ठीक है, ये t है, यही हमारा x2 है, तो t माइनस, और इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो तो हमें 0 पे मिल रहा है x एक्सिस के लिए, तो t माइनस 0, बोलो ठीक है, और ये एक्सेलरेशन के इक्वल चल रहा है। तो a इक्वल टू अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो v माइनस यू अपॉन टी, और यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो at इक्वल टू v माइनस यू, मतलब v इक्वल टू आ जाएगा आपके पास u प्लस at, और यही हमें प्रूव करके लाना था। बोलो समझ में आया, यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए स्लोप निकाला और उसकी हेल्प से हमने इसे प्रूव कर लिया, ठीक है, समझ में आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो सेकंड कैसे करेंगे, इसको हटा दें, चलो हटाते हैं इसको। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ। तो हम सेकंड प्रूफ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो सेकंड और थर्ड में हमें जरूरत पड़ेगी डिस्टेंस की, और आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे निकालते हैं, हम डिस्टेंस कैसे या डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं जो भी आपका कर्व होता है उसके अंदर का पूरा एरिया, ठीक है, आप एरिया कैलकुलेट करोगे, आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारा स्लोप है EC, हम उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो देखो EC के नीचे जो एरिया आएगा वो आपको ये मिलेगा, एक तो आपको ये है, ठीक है, और एक मैं इसको अलग पेन से दिखा देता हूँ, ठीक है, और एक आपको जो एरिया मिलेगा वो होगा ये, ठीक है। तो आपको ये एरिया कवर करना है, लेकिन इसको हम कैसे कवर करेंगे, देखो अगर हम इस एरिया की बात करें तो इसको हम क्या दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक तो ये ट्रायंगल, ठीक है, ECB, और एक ये रेक्टेंगल, ठीक है, EBAO, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या हम ऐसे लिख लेते हैं एरिया अंडर कर्व, क्या है कर्व हमारा, या एरिया अंडर कर्व नहीं, हम एरिया अंडर स्लोप लिख लेते हैं, एरिया अंडर स्लोप EC, ठीक है। तो एरिया अंडर स्लोप EC हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारा, ECB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होगा ये रेक्टेंगल, EBAO, ठीक है, EBA और O, ठीक है, समझ में आई बात। अब हम निकालेंगे, अब एरिया अंडर स्लोप आपको मिलता क्या है, यहां से आपको मिलता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो मैं S रिप्रेजेंट कर दिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो ट्रायंगल को देखो सर, अगर ये T है तो क्या ये T हो जाएगा, बोलो, तो मेरा बेस कितना मिल गया T, ठीक है, 1/2 बेस मतलब T, और हाइट कितनी है इसकी, अब ट्रायंगल की हाइट मुझे सिर्फ देखनी है, मुझे सिर्फ ट्रायंगल की हाइट, तो ट्रायंगल की हाइट हमने कैलकुलेट कर रखा है V माइनस यू, तो यहाँ पे लिख लेते हैं V माइनस यू, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए आपको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो ये आपकी लेंथ है T, और विड्थ कितनी है आपकी, ये आपकी विड्थ है मतलब U, ठीक है, यहां से देखो या यहां से देखो,
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो s इक्वल टू, मैं इसको पहले लिख लूँ, यहाँ पे आ जाएगा ut प्लस 1/2 और यहाँ पर t है। अच्छा, v माइनस यू को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन आपको अभी प्रूफ किया आपने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये प्रूफ किया है अभी भी। यहां से अगर हम v माइनस यू कैलकुलेट करें तो क्या मुझे ए टी मिल जाएगा? बोलो, ये बात समझ में आई? v माइनस यू इक्वल टू हम ए टी पुट कर सकते हैं, तो v माइनस यू के प्लेस पे हम पुट करेंगे ए टी, ठीक है, तो मल्टीप्लाई ए टी। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो s इक्वल टू आ जाएगा यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। बस यही हमारा प्रूफ था। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने? एरिया अंडर स्लोप निकाला। ठीक है, दो पार्ट्स में निकाल सकते हैं, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, दोनों को आप कैलकुलेट कर लो, दोनों के एरिया को प्लस कर लो, ठीक है, इसकी हेल्प से, और आपका जो इक्वेशन है वो प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो तो बहुत ईजी है। ठीक है, इसको हटा दें, चलो इसको हटाते हैं। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो, तो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वहां पे हम एरिया की हेल्प से ही प्रूव करेंगे, बट उसको थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखो क्या हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे प्रूव करेंगे? देखो अभी हम लोगों ने जो एरिया कैलकुलेट किया, एरिया अंडर स्लोप ईसी, कैसे कैलकुलेट किया? ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल के एरिया को हमने प्लस कर दिया। लेकिन हम क्या यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए, थोड़ा मैं अलग से दिखा देता हूँ। देखो ऐसे बना हुआ है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉप कर लूँ तो क्या आपको, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, ये ई है, ये आपका सी है, ठीक है, यहाँ पर कहीं पे बी है, नो प्रॉब्लम, ये तो इसी के अंदर है, और यहाँ पर आपका ए है और ओ है। क्या ई सी बी ए ओ, क्या ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है? बोलो, ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसकी आमने सामने की साइड क्या होती है? पैरेलल होती है, और दो कोई अनपैरेलल साइड होती है। जैसे ये देखो, ये मैंने पैरेलल बता दिया, तो ये ट्रेपेजियम है। ये क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा होगा आपने, ट्रेपेजियम कैसे होता है। तो ट्रेपेजियम का अगर मुझे एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय में डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया अंडर कर्व EC। ठीक है, इस बार हम इन दोनों को प्लस नहीं करेंगे, वो तो हम पहले ही कर चुके हैं। इस बार हम कैलकुलेट करेंगे एरिया अंडर कर्व के लिए, हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, नाम लिख लेते हैं ECBAO, ECBAO। बोलो ठीक है, इस ट्रेपेजियम का हम एरिया निकालने जा रहे हैं। ये हमारी पैरेलल साइड्स हो गई, ठीक है, हमारे ये पैरेलल साइड्स हो गई, और ये हमारी इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ पे देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो 1/2 लिखा, और ये हमारा किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, क्योंकि हम अभी भी क्या कर रहे हैं? एरिया ही कैलकुलेट कर रहे हैं, बस अलग तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1/2, अब सम ऑफ पैरेलल साइड, तुम्हारी पैरेलल साइड कौन सी है? एक ये EO है, ठीक है, दिख रहा है EO और CA, तो इनकी हम लेंथ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा U प्लस, ये तो U है, और ये कितना है? ये हमारा है पूरा V, तो U प्लस V। बोलो ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस, मतलब इन पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है? T आ रहा है, तो ये T हमने लिख लिया। ये समझ में आया? अगर ये इक्वेशन आ गई समझ में इतनी, तो आप बहुत इजी है आपके लिए। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड और इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक, अब देखो S इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 V प्लस यू को हम ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, V प्लस यू को हम ऐसे रहने देते हैं, हम इस T को रिप्लेस करते हैं, क्योंकि आपको पता है थर्ड फॉर्मूले में V² इक्वल टू U² प्लस 2AS, कहीं पर भी T नहीं आता है। ठीक है, तो हमें T को रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला? हमारा था V इक्वल टू U प्लस AT, यही तो था। ठीक है,
अब यहां से देखो हम टी अगर कैलकुलेट करें तो v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी, यही तो आएगा, बोलो। अब यहां पर हम इस t की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो t की वैल्यू हम पुट करेंगे v माइनस यू अपॉन ए, और ये t के प्लेस पे हमने पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो s इक्वल टू आ जाएगा 1/2, और इसके साथ a ले लो, और यहां पर आ जाएगा आपका, अब देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है मैथ्स में, क्या पढ़ा है, a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसे होता है तो आप क्या लिख देते थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो v प्लस यू और v माइनस यू, तो क्या हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो ठीक है। मैंने अलग पेन यूज कर दिया इसको, तो ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बोलो ठीक है। अब इस 2a को यहां ले जाओ तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, इस यू स्क्वायर को यहां ले जाएंगे तो फाइनली हमें मिलेगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व, ठीक है, वी विल डेरिवेट द न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है, समझ में आया। तो एक छोटा सा टॉपिक और है हमें कवर करने के लिए इस चैप्टर में, उसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरा फिनिश, और नेक्स्ट वीडियोस में हम लेंगे इसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे वाले बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफ से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है वो, उसको भी समझ लेते हैं। इसको हटा दूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन छोटा सा टॉपिक है, समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, पहले ये देख लेते हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल कर रही है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, क्या है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, विद कांस्टेंट स्पीड, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आया। अगर कोई बॉडी, ये आर मान लेते हैं, इसका रेडियस है, ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूसली इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ, जब मैंने इसको देखा, ठीक है, यहाँ पर ये थी बॉडी, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, और कुछ टाइम के बाद, ठीक है, इसने जो अपना सर्कुलर पाथ ट्रैवल किया है वो एल है, ठीक है, ये एल है, और इसने ये कितने टाइम में किया है, टी टाइम में किया है, ठीक है, टी टाइम में किया हुआ है इसने ये काम, और ये जो एंगल बना इसके बीच में थीटा, सब समझेंगे अभी, सब समझेंगे, ठीक है। ये बी पॉइंट मान लो, ठीक है, सब समझेंगे अभी। तो अगर कोई बॉडी, लिख लेते हैं, क्या पहले समझ लेते हैं, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल कर रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये मोशन कैसा होगा, ये मोशन होगा एक्सिलरेटेड, ये मोशन कैसा होगा, ये मोशन कैसा होगा, एक्सिलरेटेड होगा। क्यों होगा एक्सिलरेटेड, क्योंकि यहां पर आपकी स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन आपका डायरेक्शन हर पॉइंट पर क्या हो रहा होगा, बदल रहा होगा, हर पॉइंट पर आपका डायरेक्शन बदल रहा होगा, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहां पर आपको एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं, एक्सेलरेशन के बारे में आप जाकर देख लेना अगर नहीं आता है तो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन if it moves around a circular path, if it moves around circular path with a constant क्या, speed, velocity तो हो ही नहीं सकती, with a constant speed, a body is said to be in the state of uniform circular motion if it moves around a circular path
विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, समझ में आगे बात। तो इसे डिफाइन कर लिया हमने। अब कुछ टर्म्स आते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कुछ टर्म्स आते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, फिर उनके बीच का रिलेशन। देखो पहले देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि इसके नाम में ही समझ में आ रहा है, एंगल का डिस्प्लेसमेंट। इसको हटा दें, इसको हटा देते। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल का डिस्प्लेसमेंट। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि इनिशियली यहाँ पर ये ए था और टी टाइम के बाद ये एल डिस्टेंस ट्रेवल करके, ठीक है, ये सर्कुलर डिस्टेंस ट्रेवल करके, ठीक है, आर्क कवर करके ये बी पर पहुंच गया, तो इसका एंगल भी तो चेंज हुआ है। समझ रहे हो बात को? तो ये एंगल को हम क्या बोलेंगे, ये एंगल ही हमारा क्या है, ये थीटा ही हमारा क्या है, इसे हम बोलेंगे, इसे थीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये थीटा ही हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं यहां पर, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। ये क्यों लिखा है रेडियस ऑफ सर्कल? जरा सोचो कि अगर ये कोई मान लेते ये कोई सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, तो ये एंगल किस पे डिपेंड कर रहा होगा? पहले तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, भाई ज्यादा करेगा तो ज्यादा बनेगा एंगल, ठीक है। और दूसरी बात, ये इसका जो रेडियस है वो कितना बड़ा है। अगर रेडियस यहाँ पर होता तो इसका एंगल कुछ ऐसे बनता। तो ये दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इसलिए हमने इनका रेशियो ही क्या बोला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आई बात? तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, तो थीटा, इसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा से। तो थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितना है हमारा, ये एल है, ठीक है, यही तो है लेंथ ऑफ आर्क एल, ठीक है, अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस को हमने क्या लेट किया हुआ है, आर। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा एल अपॉन आर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एल अपॉन आर। समझ में आई बात? अब एक टर्म आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ये क्या होता है? अच्छा, नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हमें तो वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने टाइम में, ठीक है, समझ में आई? जैसे नॉर्मल एंगुलर वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ, बस यही है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, थीटा से। तो थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, थीटा अपॉन टी, ठीक है। और अगर इसको और अच्छे से लिखो, एंगुलर वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। इसको अगर और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहें, थीटा के प्लेस पे हम एल अपॉन आर पुट कर सकते हैं। तो v इक्वल टू हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, चलो इसको भी आगे कर लेंगे, ठीक है, समझ में आई बात? तो v इक्वल टू थीटा अपॉन टी। अब हम एक छोटा सा डेरिवेशन है उसको भी कर लेते हैं यहीं पर, इसको हटा दें, चलो देखते हैं, इसको भी हटा देते हैं, अब तो समझ में आ गया ना। चलो देखो, अब हम देख रहे हैं यहां से हम उठा रहे हैं, तो v इक्वल टू अभी हमने लिखा थीटा अपॉन टी, ठीक है, और हमने थीटा इक्वल टू अभी समझा हुआ है क्या होता है, एल अपॉन आर, यही तो पढ़ा हुआ है। तो क्या हम यहाँ पे थीटा के प्लेस पे एल अपॉन आर पुट कर दें, तो v इक्वल टू हो जाएगा थीटा के प्लेस पे क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर, और ये जो t था ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, v इक्वल टू अगर हम एल अपॉन टी, भाई एल अपॉन टी ये क्या होता है, ये होता है आपका एक चीज एक गलती हो गई, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा, ये W नहीं है, ये ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा है ये। और L अपॉन टी, ठीक है, ये आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, इसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम L अपॉन टी मतलब 1 अपॉन आर ऐसे लिख लो, और L अपॉन टी थोड़ा सा हमने इसको इंटरचेंज कर दिया। अब ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर मल्टीप्लाई, इसे हमने क्या बोला है, इसे हमने v बोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे v इक्वल टू अगर हम निकालें तो v इक्वल टू यहाँ r इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक रिलेशन v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है।
जहां पे आर रेडियस है, ओमेगा क्या है हमारा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और ये v क्या है हमारा, ये हमारा लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो बस यही एक डेरिवेशन था। अगर एग्जाम में आ जाता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, तो आप ऐसे प्रूव कर लोगे। ठीक है, इजी था, समझ में आ गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, जो मैंने आपको जैसा बताया कि हम लोग बात करेंगे ग्राफ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।